सर, ये आजकल कोटद्वार में विगत कुछ वर्षों में क्या कुछ घटित हो रहा है या क्या कुछ बदलाव आपको देखने में नज़र आ रहे हैं? चाहे वो आप मोटर नगर का गड्ढा ले लीजिए, चाहे आप नॉर्थ कॉर्बेज का रिजॉर्ट ले लीजिए, चाहे आप 62 बीघा की भूमि ले लीजिए, चाहे आप ये डिफेंस लैंड का जो मुद्दा है वो चल रहा है। क्या कुछ हो रहा है यहाँ बदलाव कोटद्वार में? देखिए, जब अंग्रेजों ने कोटद्वार बसाया था तो ये एक नियोजित शहर के रूप में बसाया गया था, जिसमें फुटपाथ, नालियाँ वगैरह सब कुछ उनके द्वारा दी गई। आज की तारीख में धीरे धीरे कब्जे होते चले गए, अतिक्रमण होते चले गए, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं। और इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लोग आपस में मिले हुए हैं। मतलब आज क्योंकि राजनीति जन सेवा नहीं रह गई है, राजनीति एक दुकान की तरह हो गई है, तेरी दुकान मेरी दुकान से बड़ी कैसे। और यहाँ ये हो रहा है कि कई बार जैसे आपकी दुकान में कोई सामान नहीं होता पर आप ग्राहक को जाने नहीं देना चाहते, तो आप पड़ोस की दुकान से सामान मंगा लेते हो और ग्राहक को दे देते हो। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कोटद्वार में इस तरीके से काम कर रही है, जिस वजह से यहाँ की समस्याओं के प्रति किसी का कोई रुझान नहीं। और जो थोड़े बहुत जो हमारे सामाजिक संगठन है वो कितने बार चिल्लाएंगे, अल्टीमेटली काम जो है नेताओं के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा किया जाना होता है। जब अधिकारियों को ये डायरेक्शन मिल जाती है कि ये काम करना ही नहीं है तो वो कैसे करेंगे। तो उसमें आप नॉर्थ कॉर्बेट रिजॉर्ट का एक उदाहरण देख सकते हैं कि उत्तराखंड पर्यटन परिषद के द्वारा एक रिजॉर्ट की कल्पना की गई और वहां निर्माण कार्य किया गया करोड़ों रुपए लगा के। तो उसके बाद जो भी लोग थे वो उनको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, जबकि वो पर्यटन परिषद है, कि अगर हम इतनी बड़ी जमीन में एक रिजॉर्ट की कल्पना कर रहे हैं तो हम जो है केवल 16 कमरे से उसकी फिजिबिलिटी को कैसे ले आएंगे। इतने बड़े रिजॉर्ट के लिए कम से कम 30 से 40 कमरे या 50 कमरे होने चाहिए। ये एक फैक्ट है, और खास तौर से उस जगह का फैक्ट है जहां पर केवल शनिवार और रविवार को भीड़ आती है। तो अगर इतने कमरे नहीं है तो कोई भी व्यक्ति 16 कमरे में उसको चला नहीं सकता अगर आप किसी को भी लीज में दोगे। तो क्या ये तथ्य इन बड़े भारी जो पर्यटन के लोग ये इतना पैसा ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, इनको इस तथ्य से ये अवगत नहीं थे? और आज आप हालात देख लीजिए, ये समझ में नहीं आता कि जब हमारे द्वारा वहां धरना किया गया नागरिक मंच के तत्वाधान में, उसके बाद जो जांच हुई है उस जांच में क्या एसडीएम कोटद्वार द्वारा ये नहीं पाया गया कि भाई दरवाजा ही नहीं है कमरे का, बाथरूम का दरवाजा गायब है, बाथरूम के जो नल है, टोटियां वो गायब हैं, जो तार उस कमरे की हैं वो गायब है, एमसीबी गायब है, बटन गायब है, यानी कि चोरी हुआ है, खिड़कियां गायब हैं। तो एक एसडीएम जो कि एक पीसीएस अधिकारी होता है, उससे इतने स्तर की उम्मीद क्या की जा सकती है कि वो एक चोरी एक संस्थान के निरीक्षण के लिए जाए और उसे चोरी नजर नहीं आए। ये पूरी दुनिया चीख चीख के चिल्ला रही है, पत्रकार चिल्ला रहे हैं, सामाजिक संगठन चिल्ला रहे हैं कि वहां चोरी हो गई। भाई एक बार को हम ये मान भी लें कि वहां के बिस्तर और एसी ठेकेदार द्वारा लगाए गए थे, वो ले गया, मगर क्या बटन और स्विच भी ठेकेदार के द्वारा लगाए गए थे? क्या वहां जो वॉशरूम की एसेसरीज थी वो भी ठेकेदार के द्वारा लगाई गई थी? क्या दरवाजे भी ठेकेदार के द्वारा लगाए गए थे? क्या खिड़कियां भी? तो फिर पर्यटन परिषद ने क्या लगाया और 14 करोड़ रुपए का खर्चा कैसे आया? आप रिसेप्शन में देख लीजिए, वहां वहां की खिड़कियां कहाँ हैं? आप रिसेप्शन में वहां की तारें कहाँ हैं, वायरिंग कहाँ है, वहां की एमसीबी कहाँ है, वहां के बटन कहाँ है? तो क्या ये टूट फूट गए? क्या ऐसा हो सकता है कि वायरिंग जो निकाली हुई दिखाई जा रही है वो टूट फूट गई हो? तो बिल्कुल स्पष्ट बात है कि जो चोरी हुई है उसे छिपाने के लिए उप जिलाधिकारी के स्तर पर इतने गंभीर गोलमोल रिपोर्ट पेश की गई है, जो कि दुर्भाग्य है। और ऐसे उप जिलाधिकारी का ट्रांसफर होने के बावजूद अगर उसे रोका जाता है, जो ये बताया जा रहा है कि यहाँ के बड़े नेताओं के इशारे पे रोका हुआ है, तो ये भी बताता है कि हम जो है जो जो नियम कानून है, जो संविधान संबद्ध जो बातें हैं उसके अंतर्गत ना चलते हुए हम अपनी मनमर्जी, पुराने जमाने के राजा भी ऐसा नहीं करते थे, राजाओं ने भी नियम बनाए हुए थे और उसके अधीन ही वो काम करते थे। मगर अब वो सिस्टम ऐसा हो गया कि जो मेरी गिच्ची ने बोला वो जयराम जी की। और अब मोटर नगर का आप प्रकरण देख लीजिए। मोटर नगर की 2011 में जब प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में साफ लिखा हुआ है कि हमारे पास टोटल एरिया 15,480 वर्ग मीटर है, जिसमें 1311.69 वर्ग मीटर में 26 दुकानें, एक शौचालय, 2 कैंटीन, एक पर्यटन विभाग का कार्यालय ये बने हुए हैं। तो इसको घटा के 14,000 समथिंग का टोटल स्पेस बचा हुआ है जिसमें कि निर्माण कार्य होना है।
उसके बाद जब इन्होंने संशोधित प्लान भी भेजा शासन को, उसमें भी यही तथ्य अंकित किए गए हैं। वो कैंटीन, जिस कैंटीन का विवाद बता के आज 20 करोड़ रुपए की वांछना की गई है ठेकेदार के पक्ष में, वो कैंटीन जब ठेकेदार इस प्रकरण में आया भी नहीं था तब से मौजूद है, नक्शे में दिखाई हुई है वो कैंटीन। और जो साइट प्लान बनाया गया है, जो जिसके साथ की ठेकेदार का के हस्ताक्षर हैं, उस साइट प्लान में भी वो कैंटीन दिखाई गई है। तो जो कैंटीन साइट प्लान में है और वो कैंटीन को ठेकेदार कहता है कि ये देखिए अतिक्रमण कर दिया गया, इसलिए मैं काम नहीं कर पा रहा। और दूसरी बात की जो बुनियाद के काम थे वो सारे पूरे हो गए, उसका बुनियाद के बाद उसके पिलर चल गए, तो अब कौन सा काम किया जाना था? जो खाली जगह है वो तो रास्ता है और ग्रीन बेल्ट का रास्ता है, कहीं भी कैंटीन नहीं आ रही सामने। तो ये तो पूरे तथ्य बिल्कुल पाक और साफ है। दूसरी बात ये है कि आपका ठेकेदार के साथ विवाद जो है, वो उस ठेकेदार को उस जमीन पे कब्जा करने का कहां से अधिकारी बनाता है? कोई हाई कोर्ट ने तो कोई बैन नहीं लगाया आप पे, तो आपने उस जमीन में इतने सालों से कब्जा करके उस जमीन को सार्वजनिक उपयोग के लिए क्यों नहीं किया? तो ये कौन लोग थे, किनको करना चाहिए था? तो जो उस समय से जो जनप्रतिनिधि, चाहे वो कांग्रेस थे चाहे वो बीजेपी थे, उनको इसका इस्तेमाल करना चाहिए था, क्योंकि ठेकेदार ने तो जमीन पे तो कोई वो ही नहीं लगाया कि ये जमीन मेरी है, तो वो कैसे उस पर कब्जा कर सकता है? उसका वो ठेकेदार खुद कह रहा है कि इन्होंने मुझे कब्जा ही नहीं दिया, और हकीकत में जो है हैंड ओवर और टेक ओवर तो हुआ ही नहीं है। तो जब हैंड ओवर ही नहीं हुई जमीन, जब तो फिर उसका कब्जा कैसे मान रहे हैं आप? एक तरफ आपने पूरा कब्जा दिया हुआ है, आप घुस नहीं रहे वहां, दूसरी तरफ आप दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। आप देखिए वहां लोग गंदगी डाल रहे हैं, वहां पानी घुस रहा है, वहां डेंगू हो जाएगा, उसके खिलाफ कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। तो आखिर कौन करेगा? जिसके लिए जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, 3.5 लाख रुपए तनख्वाह एक ले रहा है, दूसरा 3.5 लाख रुपए ले रहा है, मगर कोई करने को तैयार नहीं है। तो ये तो जनता को सोचना पड़ेगा कि अंधभक्तों की तरह हम जो है मोदी जी के नाम पे या सोनिया गांधी के नाम पे अगर उस जनप्रतिनिधि को जिताते हैं जिसे जो सामाजिक कार्य हैं उनकी जरा भी समझ नहीं है, और तो ऐसी स्थितियों में ये गड्ढे हमेशा जिंदगी भर जिंदा रहेंगे। और 20 करोड़ रुपए का जो मामला है वो खड़ा रहेगा, कल को ठेकेदार को मिल जाएगा वो 20 करोड़ रुपए। उस 20 करोड़ के लिए इस स्थान की ऑक्शन की जाएगी, तो ये कौन बोलेगा? तो बिल्कुल जो बातें स्पष्ट हैं, उन बातों में, जिन बातों में मुकदमे दर्ज होने चाहिए अधिकारियों के खिलाफ, जनप्रतिनिधियों के खिलाफ, उन बातों का नुकसान कोटद्वार उठा रहा है। ऐसी जो आप नजूल भूमि की बात कर रहे हैं जिसपे कब्जा है, जब हमने डबल बेंच में पीआईएल लगाई थी तो इन्होंने उस चीज को माना है और हाई कोर्ट को कहा कि हम हटाएंगे, मगर ये इनका ध्यान केवल बद्रीनाथ मार्ग पे लगा रहा है। उसके अलावा इन्होंने वो भी दोबारा इंक्रोचमेंट हो गया है, और जो है तहसीलदार ने अभी रिपोर्ट दी है कि वो दोबारा इंक्रोचमेंट हो गया, पूरा उस समय नहीं हटाया गया था, और नजूल भूमि यथावत है, क्योंकि इन्होंने नोटिस तक नहीं दिए उन लोगों जिन लोगों के नाम थे। तो भाई 2020 के उस आदेश के क्रम में आपके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और क्या जनप्रतिनिधियों के रहते हुए लोगों को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी? तो हाईकोर्ट ही चला लेगा ना, इन जनप्रतिनिधियों को रखने की जरूरत क्या है? कि अगर हाईकोर्ट के आदेश पे ही काम होना है तो जनप्रतिनिधि चुने जाने की जरूरत क्या है? हाईकोर्ट ही चला ले, हाईकोर्ट ज्यादा अच्छा चला रहा है। और आप देखिए कि हर मामले में जब भी कोई जनप्रतिनिधि हाईकोर्ट जाता है, जब भी कोई सामान्य व्यक्ति हाईकोर्ट जा रहा है, उसके पक्ष में फैसला आ रहा है। मतलब सरकारें जो हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको जो काम करने के लिए दिए जा रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सोचने की बात है, अगर एक जनप्रतिनिधि बनाया गया तो उसका काम क्या था? उसका काम था यहाँ डिग्री कॉलेज में और शिक्षा के कोर्स आए, पर आज तक कोई कोर्स नहीं आया, ना एलएलबी आया, ना एमबीए आया, ना कुछ आया। जबकि निजी जो संस्थान है वो सारे कोर्स लेके आ रहे हैं, बी फार्मा लेके आ रहे हैं, बी टेक लेके आ रहे हैं। तो आप अपने डिग्री कॉलेज को क्यों नहीं देते ये कोर्स? इसके लिए कौन करे? आपका चुनाव किस लिए हुआ है? इन कामों के लिए हुआ है। तो आप तो वो काम कर नहीं रहे। आपको ढोल मजीरा जो है उसको देने के अलावा और 5-5 हजार की राशि देने के अलावा आपने क्या काम किया है? तो ये सोचने की बात है। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, मशीनें नहीं, प्रॉपर वहाँ काम नहीं हो पा रहा है। आप जाके एक दिन चक्कर मार आए, आपने फोटो खिंचा ली और जयराम जी की हो गई। तो ये सारी बातें जो हैं, ये जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जाती हैं कि आपको इतनी तनख्वाह देने के बावजूद आप जो है, जो कि एक इशारे पे हो जाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब 2007 में खंडूड़ी जी मुख्यमंत्री बने थे तो 9 बजे आईएएस अधिकारी सचिवालय में घुस गए थे कि बहुत अकड़ू वो है और जो है हमारी ऐसी ना हो जाए। जो अधिकारी 12 बजे 1 बजे आता था वो 9 बजे सचिवालय में घुस गया था। सिर्फ ये होता है जनप्रतिनिधि का होना। और खंडूड़ी जी कितने ही कड़क रहे हो, कितने के खिलाफ बोला हो, हमसे भी हमेशा तकरार हुई, मगर इसका मतलब ये नहीं था, वो जेन्युइन बात समझते थे। तो बाद में हमें उन आदेशों का देखा कि वो लिख के आए और आदेशों का अनुपालन हुआ है। तो ये समझने की जरूरत है, लोगों को खंडूड़ी जी से सीख लेने की जरूरत है कि आखिर लोग खंडूड़ी जी की बढ़ाई क्यों करते हैं।
क्योंकि उनका यस तो यस और नो तो नो था। यहाँ तो सब जगह यस ही यस है, नो कुछ है नहीं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, डेमोग्राफिक चेंज होगा अगर आप अपने गांव को नहीं बचाएंगे। सांसदों के गांव लिए, जो गोद लिए हुए गांव हैं, उनकी क्या हालत है? जब तक आप अपने गांव को नहीं बचाएंगे तब तक आप डेमोग्राफिक चेंज को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि ये मानना पड़ेगा कि गढ़वाली समाज भारत के अन्य समाजों से एक उच्चतर स्थिति में है। हमारे यहाँ भंगी, मेहतर, इस तरीके का कोई काम हमारे लोग नहीं करते थे, धोबी का काम हम लोग नहीं करते थे। अंग्रेज जब 1887 में लैंसडाउन में आए तो ये भंगी, मेहतर, धोबी, नाई सब उनको नीचे से लेके आने पड़े। तब भी हम लोग ये काम नहीं करते थे ना, हमने किया। आप कोई एक आदमी दिखा दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम खराब है, ये है। हमारा समाज एक उच्च स्तर पे पहुंच गया है, हमारी एक डिग्निटी है, उस डिग्निटी को आज हम रख नहीं पा रहे। उस डिग्निटी का अंग्रेजों ने सम्मान किया और आज हमारे जनप्रतिनिधि उस डिग्निटी का सम्मान नहीं कर पा रहे। ये गढ़वाली भाषा को विधानसभा में ये लेके नहीं आ रहे कि गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। आप बोलेंगे तो तभी ना, जब आपको कल को ये पक्का हो जाएगा कि आपके बच्चों की नौकरियां गढ़वाली और कुमाऊनी जानने से लगेंगी। तो आप 8वीं अनुसूची की बात क्यों नहीं करते? इसमें 1 रुपए किसी का खर्च नहीं होता। क्या किसी नेता की जेब से 1 रुपया जा रहा है इसको बनाने में? तो ये तो 8वीं अनुसूची की बात नहीं कर रहे। तो जब गढ़वाली भाषा के बारे में आप बात नहीं करते हो, तो उसकी डिग्निटी के बारे में बात नहीं करते, तो आप समाज की डिग्निटी को कैसे समझ सकते हो? आप समझ ही नहीं सकते। तो भाई इंक्रोचमेंट तो होगा ही होगा। जो दूसरे लोग हैं वो अपनी भाषाओं को बढ़ाएंगे। अब अजय भट्ट जी बंगाली को यहाँ प्रायोरिटी देने की बात कर रहे हैं, वो नमो सूत्र को यहाँ एसटी घोषित करने की बात कर रहे हैं, और इसका कोई विरोध नहीं होता। अजय भट्ट जी के पुतले नहीं जलाए जाते। तो ये सोचने वाली बात है कि कल को तो बंगाली यहाँ का अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हो जाएगा, मूल निवासी हो जाएगा, और हमारा मूल निवासी खा गए। जो यूपी के जमाने में, मेरा भी 1991 में मूल निवास बना हुआ है यूपी के जमाने में, आज मूल निवास कहाँ है? तो इसको कौन बोलेगा? राजधानी गैरसैंण नहीं बना पा रहे, 8,000 करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया खाली पिकनिक मनाने के लिए। तो ये सोचने वाली बातें हैं कि जनप्रतिनिधि हर वो काम कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, और जो उसे करना चाहिए उसमें से एक भी काम नहीं कर रहा। जो जिम्मेदारियां किसी जनप्रतिनिधि को दी जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारी नहीं है जनप्रतिनिधि की। विधायक का काम विधानसभा में उन संशोधनों को लेके आना है जिससे कि कानून बने और आगे जाके एडमिनिस्ट्रेशन ठीक हो। तो उसे ये समझना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो कमी है उसको दुरुस्त करने के लिए मैं वहां प्रस्ताव लेके आऊं। कितने विधायक कितने प्रस्ताव लेके आते हैं, कितने लेके आए, कितनों ने बदलाव करा दिया? कोई नहीं, किसी को पता ही नहीं है। खाली प्रश्नकाल थोड़ना है। और यहाँ तो जो है 3-3 दिन में निपट जा रहा है। जो हमारी समस्याएं हैं, अगर विधानसभा 3 दिन नहीं चलती है और उसमें भी 2-2 घंटे 3-3 घंटे चलती है, तो क्या उत्तराखंड की समस्याओं का समाधान हो सकता है? ये तो विकराल होती चली जाएंगी। और इसीलिए जो है जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने काम के अलावा हर दूसरा काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हरक सिंह किस तरीके की बातें कर रहे हैं। उनके खिलाफ बीजेपी की हिम्मत नहीं पड़ पा रही कि वो FIR दर्ज करा दे कि नहीं, हमने तो 30 करोड़ रुपए लिए ही नहीं, हमने 1-1 करोड़ रुपए इन माफियाओं से नहीं लिए। 6 बच्चों की मौत उन खनन के गड्ढों में नहीं हुई, कोटद्वार में। तो ये सोचने समझने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही प्लेटफॉर्म की पार्टियां हैं। कांग्रेस जो है मुस्लिम पर मामले को लेकर चलती है, इसलिए वो थोड़ा बैकफुट पे है। और जो हिंदुत्व का भावना है, क्योंकि उत्तराखंड में ज्यादातर हिंदू है, मुसलमानों का कोई अस्तित्व उस हिसाब में नहीं है, इस वजह से बीजेपी जीतती है। बाकी दोनों के काम एक बराबर है। जो काम उन्हें करने चाहिए जनता के हित के, वो एक काम नहीं हो रहे। जो जनता मांगती नहीं है वो काम यहाँ हो जाते हैं।